हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। GERD इज एन क्रॉनिक कंडीशन इन विच स्टमक कंटेंट फ्लो बैक्स इनटू द इसोफेगस। सो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टमक का कंटेंट है वो जो है वो बैक फ्लो करता है और इसोफेगस तक आता है, causing irritation to the mucosa. Reflex is primarily caused by an inappropriate transient relaxation of the lower esophageal sphincter. सो बेसिकली ये होता है कि आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो जब फूड आता है तो वो रिलैक्स हो जाता है और फूड को पास होने देता है स्टमक के अंदर, और देन जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है और उसको क्लोज रखता है। पर किसी वजह से अगर आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर उस तरह प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो जो स्टमक का कंटेंट है, जो एसिडिक कंटेंट होगा या खाने के बाद जो एसिड प्रोड्यूस होगा, वो बैक फ्लो करेगा और वो ईसोफेगस के अंदर आएगा। अब ईसोफेगस के जो मसल्स होते हैं या सेल्स होते हैं वो इतने उनके अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस एसिड को हैंडल कर सके, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन, पेन और बाकी सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद है कि रिस्क फैक्टर इंक्लूड ओबेसिटी, मोटे लोगों में स्ट्रेस की वजह से, गलत हैबिट्स, खाने पीने की हैबिट्स की वजह से, खाने के बाद फ़ौरन लेट जाने की वजह से, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों में जैसे हाइटल हर्निया हो रहा है, जिसमें जो है अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टमक का जो अपर पोर्शन है वो हियाटस से ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब आते हैं इनके सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स में हमारे पास रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन या हार्ट बर्न हो सकता है। उसके अलावा वाटर ब्रश है, आपको पता है वाटर ब्रश जब सलाइवा और एसिड मिक्स होता है और उसका एक बेल्चिंग होती है, एक डिकार की तरह आपके मुंह तक आते हैं, तो उसको हम वाटर ब्रश करते हैं। इसके अलावा प्रेशर आपको फील हो सकता है, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन्स हो सकती हैं, डकार ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे पेट में जिसको आप फारा कहते हैं, ब्लोटिंग वगैरह, उस तरह के सिम्टम्स। डिस्पेप्सिया जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक मेन फीचर है, और उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक पेन है, नोज़िया है, उसके अलावा हेलिटोसिस है, मुंह से जो है वो एक बैड स्मेल आएगी। उसके अलावा हॉर्सनेस है, आवाज़ जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, और क्रोनिक नॉन प्रोडक्टिव कफ है, और स्पेशली नाइट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कफ होगी। GERD के पेशेंट्स को हम 3 तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। Patient with no atypical symptoms or any other growth or development conditions. सो पेशेंट आपके पास इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि इतनी कोई मल्टीपल सिम्टम्स नहीं है, हार्ट बर्न है, या उसके अलावा बेल्चिंग है या ब्लोटिंग है, और इंडाइजेशन है। इस तरह के रिलेटिवली जो इतने कॉमन सिम्टम्स होते हैं GERD के, उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इन कंडीशंस में या इन पेशेंट्स में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो फर्स्ट लाइन है, और इन केस अगर वो नहीं उससे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी सिम्टम्स रिलीव नहीं होते या कम नहीं होते, देन वी कैन गो फॉर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो PPIs वगैरह हम देते हैं। सेकेंडली हमारे पास आते हैं कि जो पैथोलॉजिकल GERD है, जिसमें पेशेंट को मल्टीपल और फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे हार्ट बर्न है, उसके अलावा मल्टीपल है, नाइट टाइम कफ है, डिस्पेप्सिया है, और मल्टीपल आ रही हैं, उसके अलावा भी सिम्टम्स वगैरह आ सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, और उसमें जो है हम उसकी एवेलुएशन और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट में हमारे पास है सेकेंडरी GERD, जिसमें कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से हमें GERD के सिम्टम आ रहे हैं, जैसे एक्लेजिया है, जिसमें लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जो है उसके अलावा गैस्ट्राइटिस है, उसमें आ सकता है। इसके अलावा जो हर्नी है, स्पेसिफिकली जो हाइटल हर्निया है, उसमें भी ये GERD आ सकता है। तो इसमें बेसिकली हम उस जो कॉज है उसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे, तो उसके बाद से जो, और साथ साथ हम GERD को रिज़ॉल्व करने के लिए भी जो है वो PPIs वगैरह और H2 ब्लॉकर्स वगैरह वो दे सकते हैं, सिम्टम्स को रिलीव करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।